जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो या अच्छे हो? अच्छे हो तो एक बार अच्छे हैं तो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने सारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव लेके जब हम इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, और आज जो सजग इंडिया का युवा संवाद आप लोगों के बीच में हो रहा है, और ये विगत 15 वर्षों से लगातार उत्तराखंड के 95 ब्लॉक्स, 13 जनपद, 8 लाख बच्चे, और यूट्यूब सजग इंडिया में 80 मिलियन ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हैं। तो मैं थैंक यू करता हूँ हमारे इस कॉलेज के प्रबंधक, फाउंडर, चेयरमैन, प्रिंसिपल मैडम और जितने आप लोगों के गुरुजन हैं, और विशेष रूप से आपके माता पिताजी को प्रणाम कि आप इस विद्यालय की आन बान शान है, आप इस विद्यालय में हैं। और निश्चित रूप से आज का ये जो सेशन है ये हमारे बच्चों को एक नई दिशा देगा। हमारे बच्चों के मन में कुछ विचार होंगे, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमारी देवभूमि उत्तराखंड का जो नौनिहाल है, हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, या जो हमारे उत्तराखंड में इस समय 6 to 12 अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की इस समय जो आबादी है वो 125 करोड़ है। और देवभूमि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड की आबादी कितनी है? 125 करोड़, यानी कि हिंदुस्तान का 1% है उत्तराखंड। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि पूरे हिंदुस्तान को गंगा, जल, जंगल और हवा देने का काम हम करते हैं। अगर कहीं सरहद में आवश्यकता पड़े, अगर कहीं सियाचिन में जाना पड़े, कहीं पर्वतों में चढ़ना पड़े, तो देवभूमि उत्तराखंड का ही लाल जो IMA से अभी पास आउट हुआ है, जिसने कुछ दिन पहले ही परेड में 2 स्टार लगाए हैं, वो देश का, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, वो देश का जवान हो, चाहे वो अग्निवीर के रूप में हो, वो किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पिता, देश की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देता है। कहने का मतलब हम माना कि 1% हैं, लेकिन अखंड भारत और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए अगर सबसे पहले कोई शहादत देता है तो वो भी देवभूमि उत्तराखंड का ही लाल है। तो ऐसे शहीद परिवारों के लिए, ऐसी वीरांगनाओं के लिए और ऐसे वीर शहीदों के लिए एक बार दिल से तालियां होनी चाहिए कि अगर वो देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो हम इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी क्यों नहीं निभा सकते। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में इस समय एक युवा राष्ट्र है, और युवा देश के लिए कहा जाता है कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की 65% जो युवा पीढ़ी है वो 35 वर्ष से कम है, और 50% यूथ जो है 25 वर्ष से कम है। सोचिए, जहाँ का 50% यूथ 25 वर्ष से कम हो तो क्या चाइना, क्या पाकिस्तान, क्या रशिया, क्या अमेरिका, आज हिंदुस्तान पे सबकी निगाहें हैं। पाकिस्तान कोशिश करता है हिंदुस्तान को हिलाने की, कभी छुटपुट घटनाएं करने की, आतंकवाद को पनाह देने की, वरना हमारा उत्तर प्रदेश में योगी जी अगर जोर से आवाज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हिल सकता है। आज पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को पता है कि अखंड भारत के निर्माण में जहां पर युवा शक्ति होगी उसको विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। रोको कैसे? IT में हमारे बच्चे, तकनीकी में हमारे बच्चे, शिक्षा में हमारे बच्चे, पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी अंग्रेजी कोई बोलता है तो हिंदुस्तान की युवा बोलते हैं। आज अगर जापान और जर्मनी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी देखोगे तो वहाँ पर साइंटिस्ट से लेके एक्टिविस्ट तक हिंदुस्तान के लोग हैं। पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान के युवा आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग 2 जगह से घिरे हैं। अगर आप हरसिल उत्तरकाशी जनपद के रहने वाले हैं तो आपको पता है कि आगे गंगोत्री के आगे चाइना लग जाता है।
अगर आप चमोली में रहने वाले हैं तो पांडुकेश्वर, जब उससे आगे जाएंगे बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और आगे जाएंगे तो वहाँ फिर चाइना आ जाता है। अगर आप कुमाऊं मंडल के हैं, आप चंपावत पिथौरागढ़ के हैं, तो आप देखिए वहाँ पर पड़ोस में आपका नेपाल है और उधर पंजाब से लगा हुआ पाकिस्तान है और तमाम सरहदें हैं जहाँ से आज आतंकी अलग अलग चीज़ों को हमारे हिंदुस्तान के अंदर भेज रहे हैं। उनको इतना तो पता है कि अगर हिंदुस्तान को हराना है तो फौज से तो कभी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, हमारी आर्मी है, जो हमारे इंटरनल फ़ौज है, चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेना हो, उनके आगे कोई भी आतंकवादी ठहर नहीं सकता है। तो उनका एक सॉफ्ट टारगेट है। उन्हें पता है कि अगर यूथ की जड़ें हिल गई, जिस देश का युवा बर्बाद हो गया, जिस देश के युवाओं का फिजिकल, मेडिकल, उनका मॉरल एजुकेशन, उनका उठना बैठना चलना, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। जहाँ बिहेवियर चेंज हो जाता है, जहाँ माइंड चेंज हो जाता है, वहाँ उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो उनका टारगेट, सॉफ्ट टारगेट कौन है? हिंदुस्तान का युवा। उनका टारगेट कौन है? क्योंकि हम चाइना नेपाल से जुड़े हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदुस्तान के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं को भी कमज़ोर करना। अब आप सोचिए, आप में से बहुत सारे भैया बहन जिनको एनडीए में जाना है, सीडीएस में जाना है, किसी को एक अच्छा वक्ता बनना है, किसी को अच्छा प्रवक्ता बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मैनेजमेंट का स्टूडेंट, तो किसी को पैरामेडिकल का स्टूडेंट बनना है, और कोई बहुत अच्छा राइटर भी बनेगा, सिंगर भी बनेगा। स्पोर्ट्स में हमारे उत्तराखंड के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है? इसके लिए टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है। टॉपर तो इस स्कूल का एक ही होगा। मैंने अपने जीवन में कभी टॉप नहीं किया। पढ़ाई, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं की जाती है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए की जाती है। एक टॉपर होगा, 2 टॉपर होंगे, टॉप 5 होंगे। मैं तो जो 99% बच्चे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ। क्या 1% टॉपर से हिंदुस्तान बदल जाएगा? क्या 1% टॉपर से ये उत्तराखंड बदल जाएगा? नहीं। जब तक एक एक बच्चा अपने पैरों में खड़ा ना हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड नहीं, हिंदुस्तान भी विकसित नहीं हो सकता। वो विकसित कैसे होगा? जब हमारे यूथ विकसित होंगे। वो विकसित कब होगा? जब हमारे बच्चों का फिजिकल, मेडिकल, उनका आचार विचार अच्छे होंगे। पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। 13 साल की उम्र में बोले भारत माता की जय कि सर मुझे तो एनडीए क्वालिफाई करना है। 4 बार खड़े करके, कानों में छेद करके, छोटा सा टैटू बना के, दोस्तों के साथ सिगरेट के छल्ले उड़ा के, किसी पार्टी में अपने स्टेटस दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी अमीरी को जाहिर करने के लिए, अगर हम अपनी मेंटल स्थिति को खो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप सोचिए, मैं ये काम डिग्री कॉलेज में भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि आप उस अवस्था में हो जैसे अवस्था में ये पौधा है। जिस दिन आप पेड़ बनेंगे इस तरह से, जबकि ये पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप उस करुणा अवस्था में हो जहाँ पर एक छोटी सी कली को मोड़ा जा सकता है, और अगर उसने गलती से भी कोई गलती की है तो उसको सुधारा जा सकता है। और हमारी देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों के लिए तो कहा जाता है कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, और कौन कहता है कि देवभूमि का बच्चा इतिहास नहीं बना सकता, और कौन कहता है जिस बच्चे ने गरीबी देखी हो वो बच्चा अपने पैरों में खड़े होके आसमान में नहीं उड़ सकता। हमारे देवभूमि के उत्तराखंड के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना जानते हैं तो वक्त में हवा के रुख को मोड़ना भी जानते हैं, लेकिन आवश्यकता है सेल्फ मोटिवेशन की, केवल आवश्यकता है छोटी छोटी बातों की, केवल आवश्यकता है जिस समय हम जो काम को कर रहे हैं उसमें फुल डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने की। आज 6 to 12th पढ़ते हैं हम पढ़ाई। एक बंदा टीचर है, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक सरकारी नौकरी कर रहा है, एक सरहद में खड़ा है। अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से, पढ़ाने वाला टीचर सोचे मैं 40 मिनट क्लास में जा रहा हूँ तो मेरा सर्वोच्च है क्योंकि मैं राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहा हूँ, मैं उस समय अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ। और जो बच्चा है, क्योंकि माँ सुबह रोटी लेके आपको टिफ़िन भेज के विद्यालय भेजती है कि मेरा बच्चा, मेरी बिटिया 8 घंटे ढंग से पढ़ेगी। पिताजी प्राइवेट में हो या लाइब्रेरी में करते हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी में हो, कोई बॉर्डर में होगा, कोई घर में होगा, कोई कैसा भी होगा, लेकिन उन दोनों माँ बापों की एक आशा होती है कि जो काम हम नहीं कर पाए, जो हम अचीव ना कर पाए, वो हमारा बच्चा करे।
पिता बचपन में अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपने कंधे में बैठाता है ना, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े। वो जो दुनिया उसने नहीं देखी है वो उसके बच्चे देखे। वो माँ सुबह जो आपको नाश्ता बना के टिफ़िन भेजती है, कितनी उम्र होगी सबके माँ बाप की? मेरे ख्याल से 35, 40, 50, यानी कि 40 से लेके आप मान के चलिए 60 साल के बीच में, यानी कि उनके जीवन की आधी उम्र तो चले गई। अब बची आधी उम्र। इस आधी उम्र में भी उनका एक सपना है, मैंने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में जाएगा। मैंने गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ा, मेरा बच्चा इंटर कॉलेज से और आगे अच्छे स्कूल में जाएगा। यानी कि ये सोचते सोचते हम सब जानते हैं कि अगर माँ को एक छोटी सी बीमारी है, देखिए हम भारत माँ के बारे में सोचे न सोचे, लेकिन अपनी माँ के बारे में तो सोच ही सकते हैं, क्योंकि अपनी माता पिता को हर बच्चा प्रेम करता है। अपने माँ बाप की दीर्घायु कल्पना हर बच्चा करता है। हर बच्चे के मन में ये भाव होते हैं कि नहीं यार, मैं अपने माता पिता के जीते जी कुछ करूँगा। लेकिन वहीं पर माँ की स्थिति भी देखिए आप। माँ आपको जब विद्यालय भेजती है तो वो घर का काम भी पूरा करती है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी का काम भी कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं भी करता है, प्राइवेट में काम कर रहा है तो वो वहाँ भी जाते हैं। लेकिन आपने कभी महसूस किया इस चीज़ को? आप करना कभी, जब आपको टिफ़िन देती है माँ, खाना देती है आपके लिए, जब घर में मेहमान आते हैं रात को सबको खाना खिलाती है। कई बार ऐसा होता है, मैंने तो अपनी मम्मी को नोटिस किया था कि खाना बचे न बचे वो सबको खिलाती है। कभी कढ़ाई पोंछ के खा लेगी, कभी 2 रोटी बची तो खा लेगी, नहीं बची तो पानी पी के सो जाएगी, लेकिन फिर सुबह एनर्जी के साथ उठती है कि यार मेरा बच्चा आगे बढ़े। सोचिए उनका त्याग। हम कहते हैं माँ तूने क्या किया, तुझे क्या आता है, तू बताएगी हमको कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, वो 5 पढ़ी लिखी होगी, वो 10 पढ़ी लिखी होगी, तुमसे ज़्यादा नहीं होगी। तुमको अंग्रेजी के 4 शब्द चटर पटर करने आ गए, तुम्हें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इतिहास तुम्ही ने बना दिया। नहीं, माँ से बड़े तो तुम फिर भी नहीं हो सकते हो। लैंग्वेज तो सीखने की चीज़ है, लेकिन संस्कार पैदाइशी मिलते हैं। अपना नेचर और सिग्नेचर एक उम्र तक बदल सकते हो, उसके बाद ना नेचर बदलता है ना सिग्नेचर बदलता है। सबसे पहले तो हमको अपने आप में आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। मैंने कहा ना, टॉपर बनने की आवश्यकता नहीं, ऑलराउंडर बनिए। अगर टीचर कहता है कि स्पोर्ट्स में, यस सर, गेम्स में, यस सर, कल्चरल एक्टिविटी में, यस सर, एनसीसी एनएसएस में, कहीं भी जहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सकती है, जाओ बेटा। आप जब ओवरऑल डेवलप करेंगे अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में आप में और आपके साथ के दोस्तों में बहुत बड़ा अंतर होगा। लेकिन हमें सुधार अपने घर से लाना पड़ेगा। हो सकता है किसी के घर में किसी के फादर, किसी के बड़े भैया नशा करते हैं, तो क्या करें? पापा ने करा तो मैं भी करूँगा, दादा ने करा तो मैं भी करूँगा, दादाजी करते थे तो मैं भी करूँगा। हो सकता है उनको कोई समझाने वाला ना हो सकता है वो उस उम्र में हो जहाँ पर अब उनको रोकने वाला केवल तुम्हारे अलावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या अपने आप को नहीं बचा सकते? क्या उन आतंकवादियों को मारने के लिए अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते? क्या अपने माँ बाप के बुढ़ापे की ताकत नहीं बन सकते? क्या अपने माँ के आंखों के आंसुओं को पोंछने की क्षमता नहीं रख सकते? एक तरफ माँ पूरा ज़िंदगी आपके लिए न्यौछावर कर रही है, पिता सरहद में आपके लिए ड्यूटी दे रहा है, एक जवान शहीद हो जाता है, एक बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, एक छोटे से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट में हम गाड़ी चलाते हैं नशे में और एक्सीडेंट हो जाता है और 3 साल 4 साल 8 साल का बच्चे डेथ हो जाती है। कल एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई है, आपने देखना आप उसको। छोटी सी वीडियो जी न्यूज़ ने भी उसको डाला था और सजग इंडिया में हमने भी वो वीडियो डाला। एक छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, उसके पिता की डेड बॉडी आती है सरहद से, तो वो जब डेड बॉडी को देखता है तो अपने पापा को बोलता है, पापा आप उठ क्यों नहीं रहे हो? यानी कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा अपने पिता को गले लगाने के लिए आतुर है कि पापा आप उठो, लेकिन वो पिता नहीं उठता है। वो किसके लिए शहीद हुआ? वो हमारे देश के लिए शहीद हुआ। वो किसके लिए दुनिया छोड़ के गया? वो हमारे लिए गया। उसने अपना आज कुर्बान किया ताकि हमारा कल अच्छा रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम स्कूल में आके कितना पढ़ते हैं? 8 घंटा। ये आपकी आत्मा जानती है, आप जानते हो, आपके दोस्त जानते हैं। जब दोस्त को मोटिवेट करता है सिगरेट पीने के लिए, जब दोस्त को मोटिवेट करता है गुटखा खैनी तंबाकू खाने के लिए, जब दोस्त को मोटिवेट करता है बंक मारने के लिए, तो बेटा ये जो आज सिगरेट की कस है ना,
ये गुटखा खैनी तंबाकू या तमाम प्रकार के जो ड्रग्स, आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पूरे कुल के साथ साथ पूरे परिवार और वंश का नाश करता है। तो कम से कम देश की रक्षा नहीं, अपनी तो रक्षा कर लो यार। कम से कम भारत माता के बारे में जब सोचोगे, कम से कम उस माँ के बारे में सोचो यार, जो तुम्हारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर करती है। पिता की मार भी खा रही है। अगर किसी घर में नशा होता है तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो आपकी अंतरात्मा जानती है कि वो माँ कितना परेशान होती है। घर की डांट भी खाए, बच्चों के लिए भी सोचे। अपने को अगर बीमारी है तो डॉक्टर को नहीं दिखाती है बेटा। वो छोटी सी बीमारी, माँ को कब कैंसर हो जाए पता नहीं चलेगा, माँ कब दुनिया छोड़ के चले जाएगी ये नहीं पता चलेगा। और जिस दिन माँ बाप चले गए ना बेटा एक बार, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है। आज माँ बाप हैं, उनको धोखा दो। आज माँ बाप हैं, उनकी मत सुनिए। आज माँ बाप हैं, उनको कहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने क्या पढ़ा है। आज वो सब कुछ हम करते हैं जो एक माँ नहीं सुनना चाहती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा छोटा है, मेरी बेटियाँ छोटी है। दुनिया भले ही कितनी ही उंगली उठा ले, लेकिन माँ और पिता एक ऐसी ताकत होती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचती। लेकिन स्थिति आप देखिए ना, आज माँ बाप वृद्धाश्रम में है। बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बेटा विदेश में चले गया, दुनिया बसाने के लिए उसने 18, 20, 25 साल में शादी कर ली। जिस माँ ने भूखे प्यासे करके अपनी औलाद को पाला था, वही माँ ने अपने, उसी बेटे ने आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। जाना कभी डालन वाला में देख के वृद्धाश्रमों में, कभी बर्थडे होगा तो उन दादा दादियों के पास जाना, कभी जाना उन अनाथालयों में जहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तब तुमको पता चलेगा कि गरीबी तुमने देखी है या गरीबी वो है। कष्ट उन माँ बाप को होता है या आपको होता है। मैं तो केवल आपको सजग करने आया हूँ बेटा। दुनिया बदले न बदले, अपने आप को बदलिए। कोई सोचे न सोचे, आप अपने माँ बाप के लिए सोचिए बेटा, क्योंकि माँ बाप ईश्वर की बहुत बड़ी धरोहर है। माँ बाप बहुत बड़ी ताकत है। जब तक हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखिए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा, दोस्त होंगे, पैसा होगा, यार होंगे, तुम्हारे महफिलें भी होंगी, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन वो लौट के माँ नहीं आएगी बेटा, जिसके लिए आज हम नहीं समझते। क्यों? ये भावना, ये करुणा, दया, संस्कार कब आएंगे? जब आपका फिजिकल अच्छा होगा, जब आपका मेडिकल अच्छा होगा, जब आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी। वो कब होगी? जब आप नशे रूपी आतंकवाद से दूर रहोगे। आज आतंकवादियों को सबसे ज़्यादा फंडिंग कहाँ से होती है? आज ड्रग्स पूरे भारत में नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया से इतने पेडलर हैं जो ड्रग्स को हिंदुस्तान के अंदर भेज रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी स्मैक से लेकर तमाम प्रकार के ड्रग्स बच्चा जाने अनजाने में शौक में करता है बेटा। स्टार्टिंग सिगरेट की कस से ही होती है, गुटखा खैनी तंबाकू से ही होती है, छोटे क्लब पार्टियों से ही होती है। उसके बाद वो अट्रैक्शन, वो कूल दिखना, वो अपने आप को हटके दिखाना, कब एडिक्शन में चले जाता है और कब जिंदगी बर्बाद हो जाती है पता नहीं चलता। मैं तो केवल आपको इतना समझाने के लिए आया हूँ कि अगर इस उत्तराखंड को बदलना है तो इस स्कूल का बच्चा, इस विद्यालय में पढ़ने वाली एक बहन, एक भाई, एक एक व्यक्ति अपने आप को बदल ले, हमारा समाज बदल जाएगा। मैं चाहता हूं कि ललित जोशी अगर यहाँ पर आके बदल सकता है, आपसे बात कर सकता है, तो आप तो मेरे से बहुत अच्छे हो बेटा। आपकी एनर्जी हमसे बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी एनर्जी को सकारात्मक रूप में रखिए, ताकि कल इस देश का निर्माण, इस राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ अपने कुल का उद्धार, अपने माता पिता की ताकत आप बनेंगे। आप सोचिए ना, सरहद में एक सिपाही जो खड़ा है, सोचिए ना कि कल हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आप देखते होंगे हर साल, हर महीने कोई ना कोई जवान शहीद होता है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम सुरक्षित रहें। इसलिए एक माँ के मांग का सिंदूर मिट जाता है बेटा। अभी नई नई शादी हुई है, 24 साल का एक कैप्टन शहीद हो जाता है। सोचिए, उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही है, उसके माता पिता उसके इंतज़ार कर रहे हैं, और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसका पति शहीद हो जाए तो वो वीरांगना, वो माँ क्या करेगी जीवन भर? सोचा कभी? वो बूढ़े दादा दादी को कैसा लगता होगा? सोचो, जिसके रात को 12 बजे फ़ोन आ जाए कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, वो 70 साल 80 साल की माँ क्या इस उम्र में ये सुनने के लिए तैयार है? इतनी उनके पास ताकत है। लेकिन नहीं, फिर भी वो छोटे छोटे बच्चे, वो माता पिता देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं, अपने आंसुओं को पी जाते हैं बेटा। लेकिन हिंदुस्तान की
अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं। क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं है कि उन शहीदों के सम्मान में हम अपने को बचाएं? हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल दो चीज़ मांग रहे हैं कि बेटा एक अपने आप को अच्छा रखिए, एक अपने माता पिता के लिए सोचिए, एक जिस समय जो काम कर रहे हो ना उसको दिल से कीजिए। जिस समय नहीं पढ़ने का मत है, पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़िए, डांस करने का मन है डांस करो, खेलने का मन है तो खेलिए, लेकिन कम से कम अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए बेटा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है ना, आप पढ़िएगा, गूगल में सर्च करिएगा, आप तो सारे स्मार्ट बच्चे हो, सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को फंडिंग नशे के कारोबार से होती है। हम कहते हैं सरकार क्यों नहीं करती, पुलिस क्यों नहीं करती, हम सब दूसरों पे उंगली उठा देते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आर्मी में जाएं तभी हम देश की सेवा करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम पुलिस में जाएं तभी देश की सेवा करेंगे, पैरामिलिट्री में जाएं तभी देश की सेवा करेंगे। एक अच्छा नागरिक बन के भी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम उन आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सरहद में देश की सेना रक्षा करेगी, लेकिन ये जो अंदर का आतंकवाद है, ये नशे का आतंकवाद है, जिसने एक एक बच्चे को अनाथ कर दिया है, एक एक माँ को विधवा कर दिया है, छोटे छोटे नौनिहालों की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। उस आतंकवाद से कौन लड़ेगा? उस आतंकवाद से आप लड़ोगे, आप अपने आप को बचाओगे, आप अपने दोस्तों को समझाओगे। आप देखिएगा जिस दिन एक एक बच्चे ने संकल्प ले लिया कि हम अपने आप को व्यसन मुक्त रखेंगे, हम अपने आप को नशे से दूर रखेंगे, अगर हम नहीं भी करते हैं तो हम अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार में अगर कोई सदस्य करता है तो उसको रोकने की चेष्टा करेंगे, और फिर भी कोई बदले ना बदले तो हम बदलेंगे। लेकिन ये तब होगा बेटा जब आप अपने अंतर मन से इस भाव को पैदा करेंगे। कई बार हमारे को लगता है ना कि यार मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, मेरे पापा के पास मकान नहीं है, हमारे पास दूसरे दोस्तों की तरह स्टेटस नहीं है, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको गरीबी लगती है। आपको क्या लगता है कि जितने लोग जिनके पास घोड़ा गाड़ी मकान बंगला है वो बहुत बड़े अमीर हैं? नहीं बेटा, अमीरी पैसों से नहीं आती है, अमीरी संस्कारों से आती है, मेहनत से आती है। इतिहास उन्होंने ही रचा है जो अभाव में रहे हैं, जिसको पता है ना कि चार रोटी की अहमियत क्या होती है। उसी के अंदर दूसरे लोगों को देख के जब कोई व्यक्ति आता है, वही व्यक्ति सोच सकता है कि आपने भोजन किया है नहीं किया। पैसे आने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, संस्कार आने से बड़े बनते हैं। जीवन में कोई कम पैसा कमाएगा, कोई बड़ा कमाएगा। पैसा तो कल आप भी कमा लोगे, घोड़ा गाड़ी मकान तो आप भी बना लोगे, लेकिन अगर चरित्र अच्छा रहेगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। और गरीबी और देखनी है कभी तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली, कितने स्मार्ट ड्रेस, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपके चेहरे का जो तेज है वो ये बता रहा है आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी अगर गरीबी कभी देखनी है तो जब आप मार्केट जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, एनसीसी में जाते हैं, गेम्स में जाते हैं, कहीं जब जाते हैं तो देखना सड़क के किनारे घंटाघर के आसपास कुछ बच्चे ज़मीन में ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे, और कुछ तो ऐसे भी नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग टशन चलाते ना गाड़ियाँ, तुमने देखे होंगे बड़े बड़े बाप की बड़ी बड़ी औलादें नशे में बर्बाद होके देखती भी नहीं है कि ज़मीन में कौन जा रहा है। एक ज़मीन में रेंगता हुआ बच्चे को देखना बेटा, एक खिसकते हुए बच्ची को देखना जो रोड पार करना चाह रही है लेकिन रोड पार नहीं कर पाती, और कई लोग उसको गाड़ी में मार के चले जाते हैं। और वो जब दुनिया छोड़ती है तो उसके मुंह से एक शब्द निकलता है माँ, क्योंकि माँ एक ऐसी धुरी है कि विश्व में या इस धरती में अगर भगवान का कोई रूप है तो वो माँ है बेटा। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। उस दुनिया छोड़ने से पहले वो बिटिया कहती कि माँ, वो बेटा कहता है कि माँ मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, माँ मुझे कष्ट इस बात का है कि काश मुझे 2 हाथ 2 पैर मिले होते तो मैं इन बच्चों को बताता कि हाथों की ताकत किसे कहते हैं, पैरों की ताकत किसे कहते हैं। बेटा गरीबी देखनी है उन बच्चों से जाके पूछना जिनके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती है लेकिन 2 हाथ नहीं। वो बिना पैरों के बिना बाजुओं का बच्चा जो चल नहीं सकता। अरे तुम 100 मीटर नहीं 7 समंदर पार जा सकते हो, वो 100 मीटर पार नहीं चल पाता। तो आप बताइए गरीब वो है या गरीब आप हैं? और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली आपके साथ होगी। कभी पूछा उन बच्चों से कि माँ किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, माँ की ममता, माँ की ताकत और पिता की छाया किसे कहते हैं?
कभी देखा उन बच्चों की आंखों में, कभी पूछा उन बच्चों से कि माँ किसकी ममता क्या होती है। जिनकी अपनी माँ नहीं होती है ना बेटा, जिनके अपने पिता नहीं होते हैं ना, जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं ना, उन बच्चों से पूछना कि माँ की गरीबी किसे कहते हैं। पैसा कमा लोगे बेटा, दोस्त बना लोगे बेटा, हमसफ़र भी बना लोगे, लेकिन दुनिया में केवल माँ ही ऐसी चीज़ है, पिता ही ऐसी चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आज माँ बाप है ना बेटा, सम्मान कीजिए। आज माँ बाप है ना बेटा, उनकी ताकत बनिए। आज माँ बाप है ना बेटा, मरना है जीना है तो अपने माँ बाप के लिए सीखिए। अगर वो चले गए तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। करना है तो उनके जीते जी कीजिए, मरने के बाद तुम भागवत करो, श्राद्ध करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आज माँ बाप को ज़रूरत है, हमको अपनी दुनिया बसाने के लिए हम माँ बापों को घर से निकल जाते हैं। देखिए ना कितनी लेटेस्ट अभी 21वीं सदी में जो पैदाइश हो रहे हैं, जो लोग अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं। देखिए क्यों आज माँ बाहर है, क्यों माँ आज रोड में पड़ी है, क्यों माँ बापों को हरिद्वार कुंभ के नाम पे गंगा किनारे छोड़ के आ जाते हैं, क्यों माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। एक बेटी जब बहू बन के आती है, एक बेटी जब किसी के घर में बहू बन के जाती है, अगर वो ये शर्त रखे कि तेरे माँ बाप नहीं रहेंगे और वहाँ अपने भाई को फ़ोन करे कि मेरी माँ ठीक है क्या, भाभी ने माँ को खिलाया क्या, तेरी माँ दूसरी की माँ दुश्मन, बुरा मत मानना बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल तुमने पिता बनना है, माँ बाप बनोगे, शादी होगी, लेकिन याद रखना माँ चाहे किसी की भी हो, चाहे अमीर की हो, गरीब की हो, बेटी की हो या बेटी की हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए माँ बाप का सम्मान कीजिए। बाकी पैसा तो आप कमा ही लेंगे, इंसान तो आप बन ही जाएंगे, लेकिन ये दया करुणा के भाव तब आएंगे जब आप अच्छे होंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। आपके अंदर दया करुणा तब आएगी जब आप व्यसनों से दूर रहेंगे। आपका फिजिकल मेडिकल तब अच्छा होगा जब आप अपने आप में अपने आप को सही रखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और निश्चित रूप से मेरा जो प्रयास है कि आप इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा दे सकते हैं, आप हमसे बेहतर बन सकते हैं। अपने आप को पहचानिए बेटा, कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री जितना समझ में आता है पढ़िए, अगर आपको ह्यूमैनिटी में जाना है तो जाइए, अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स पढ़िए। दिखा के दूसरों को देख के हमें अपना भविष्य नहीं बनाना है। मुझे क्या अच्छा लगता है मुझे वो करना है। अगर मेरा दोस्त बायो में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है मेरे को कॉमर्स अच्छा लग सकता है, मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है। बच्चे डॉक्टर बनने के बाद भी आईएएस का एग्ज़ाम निकालते हैं और आईएएस में वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है पढ़ाई तो केवल शिक्षा आपकी आंखों को खोलने के लिए है। भविष्य और आपका जो आने वाला समय होगा वो आप तभी बना पाएंगे जब आप ऑलराउंडर बनेंगे, और ऑलराउंडर तभी बनेंगे जब आपका मेंटल स्तर अच्छा होगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस विद्यालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस देवभूमि को बचाने के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, इस नशे के आतंक के खिलाफ हम सबको एक गंगा बहानी चाहिए ताकि हमारा आज और औरों का कल सुरक्षित रहे और हम सब मिलके इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 विकसित राष्ट्र बनेगा, वो तभी बनेगा जब हमारे बच्चे विकसित बनेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।